बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करेंगे, जिसको सिखाएंगे, उसका ताल्लुक़ किसी एक जमात से, किसी एक क्लास से नहीं है, बल्कि वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको हर हाल में आना चाहिए। इसको बेसिकली 9th क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है और उसके बाद ऑनवर्ड इसका कॉन्सेप्ट जो है, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब तक ये चलता रहता है। वो टॉपिक जिसको आज हमने पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है मोल। मोल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, मोल की डिटेल में जाने कि मोल है क्या और मोल की डेफिनेशंस क्या है और ये वो, इसकी तरफ जाने से पहले मैं समझता हूँ कि एक दो डेफिनेशंस हैं, उसमें रिलेटिव एटॉमिक मास है और एटॉमिक मास यूनिट है। इसको आप तक पहुँचा दूँ। आपको ये रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट जब पता चल जाएगा तो उसके बाद मोल की डेफिनेशन को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक, इसका जिक्र इसके अंदर होगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को देख लेते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसको कहते हैं। कहता है इट इज़ द मास ऑफ एन एलिमेंट as compared to 1/12 of the mass of the atom of carbon taken as 12 आइसोटोप। आपके पास कार्बन 12 का आइसोटोप है। 12 का आइसोटोप, इस आइसोटोप की टर्म आप जानते होंगे कि आपके पास एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो एक जैसे होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। उसको हम आइसोटोप कहते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 कहा जाता है। तो कार्बन 12 हमारे पास जो है, हमने एक स्टैंडर्ड के तौर पे रखा हुआ है। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये है कि ये किसी भी एलिमेंट के एटम का वो मास है, किसी भी एलिमेंट के एटम का वो मास है जो हम कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से के साथ 1/12 पार्ट के साथ हम कंपेयर करते हैं उस एलिमेंट के एटम को। कंपेयर करने से हमें जो पता चलता है कि उस दूसरे एलिमेंट का मास इतना है, तो उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, कार्बन जो है, मास ऑफ द कार्बन, उसको हमने 12 यूनिट्स लिया हुआ है। जो कार्बन है ना, उसका मास हमने 12 यूनिट्स लिया हुआ है। उसका 1/12 जो है, कार्बन का 12वां हिस्सा, वो 1 यूनिट बनेगा। तो कार्बन का 12वां हिस्सा 1 यूनिट बनता है। हम इस 1 यूनिट के साथ दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स को कंपेयर करेंगे और उनके एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन करेंगे। कैसे? इसको समझना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम घरों में अगर हमने किसी चीज़ का वज़न करना हो तो हमारे पास एक स्केल होता है, हमारे पास एक बैलेंस होता है। अमूमन बीम बैलेंस उसे कहते हैं, उर्दू में उसको या पंजाबी में तकड़ी कहते हैं। आपके पास कोई सामान पड़ा हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये केमिस्ट्री की बुक पड़ी हुई है, इसका मैंने वज़न देखना हो कि इसका वज़न कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, उस तकड़ी को, उस बैलेंस को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं, कुछ यूनिट्स, उनको हम बार्स कहते हैं। वो हमारे पास केजी में होते हैं, 2 केजी में होते हैं, 3 केजी, 5 केजी, उससे कम भी होते हैं, हाफ केजी के भी होते हैं। तो वो बार्स हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, वो यूनिट्स हैं, वो हमारे पास पड़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बुक को उस बैलेंस की एक पलड़े में डाल देते हैं। बैलेंस के पलड़े में डाल दिया तो दूसरे पलड़े में हम जो है वो बार्स रखना शुरू कर देते हैं, वेट्स रखना शुरू कर देते हैं। अगर वो आप 1 केजी का वेट उसके अंदर रखते हैं और ये कंपेयर हो जाता है, ये जो उसका जो बीम होता है वो बैलेंस हो जाता है, तो क्या पता चलता है कि इस बुक का जो वेट है वो है 1 केजी। अगर आपको 2 केजी रखना पड़ता है, 2 केजी रखना पड़ता है, तो वो आप बता देंगे कि इसका जो है वो मास 2 केजी। अगर आपको 3 केजी रखना पड़ता है तो इसका आप बता देंगे कि 3 केजी है। ठीक है, इसी तरह आपने जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है ना, वो रखा हुआ है कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा, वो 1 यूनिट बनता है। क्या बनता है? 1 यूनिट बनता है। इसको आप स्टैंडर्ड समझें। इसको क्या समझें? स्टैंडर्ड समझें। जैसे मैंने वो बीम बैलेंस वाली एग्जांपल में मैंने कहा कि हमारे पास बार्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसका जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से अगर 23 गुना ज़्यादा है, 23 गुना, तो उसको हम 23 कह देते हैं। ऑक्सीजन का 16 गुना ज़्यादा है तो उसका हम कह देते हैं, इसका एटॉमिक मास जो है वो 16 यूनिट्स है। हाइड्रोजन का उस दोनों का बराबर है तो हम कह देते हैं इसका जो मास है वो 1 यूनिट ही है।
तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट का कोई एक एटम है, उसको आप कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से आपको पता चलता है कि वो कार्बन से कितना हैवियर है और कितना लाइटर है। तो उससे ये कंपेयर करने से आप उस एलिमेंट के एटम का मास निकाल लेते हैं। उस मास को, वो जो आप कार्बन से कंपेयर करके निकालेंगे, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अच्छा, अब इस रिलेटिव एटॉमिक मास का हमारे पास यूनिट भी होता है, तो वो यूनिट जो हम इसमें लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का, उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको AMU से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर आपके पास हो तो वो कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसके 1/12 पार्ट के इक्वल होता है। 1 एटॉमिक मास को हमने इक्वल लिया हुआ है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 इक्वल लिया हुआ है। तो अगर हम इसका जो हमारे पास मास है 1 एटॉमिक मास का, 1 एटॉमिक मास यूनिट का, उसको अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास उसकी वैल्यू आती है 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। इसके ऊपर ज़रा गौर करें, -24 ग्राम है। कितनी माइनस में इसके ऊपर पावर आ रही है, तो मतलब पता ये चल रहा है कि ये बहुत ही स्मॉल एंटिटी है, बहुत ही छोटा मैस है। इसी तरह आपके पास अगर मॉलिक्यूल है कोई भी, उसका अगर आप मैस जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसका मैस जो है वो आप निकालते हैं कंपेयर करके कार्बन के साथ, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे। मॉलिक्यूल का मैस है तो उसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस कह देंगे। जैसे कि वाटर का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है वो 18 एटॉमिक मास यूनिट आता है। इसी तरह अगर आपके पास कोई फार्मूला यूनिट है, फार्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड, उनके जो फार्मूलाज होते हैं उनको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो अगर उसका आप मास निकालते हैं कंपेयर करके कार्बन के साथ, तो उसको हम रिलेटिव फार्मूला मास कह देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए, सोडियम क्लोराइड है आपके पास, उसका जो रिलेटिव फार्मूला मास आता है वो 58.5 एटॉमिक मास यूनिट आता है। इस तरह आपके पास अगर कोई आयन हो, ठीक है, आयन का मास अगर आप कंपेयर करके निकालते हैं कार्बन 12 के साथ, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको रिलेटिव आयनिक मास कहेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल मैंने हाइड्रोक्साइड आयन की, हाइड्रोक्सिल आयन की दी है, उसका 17 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो हमारे पास मास आता है। रिलेटिव मैस को हमने समझने की कोशिश की, तो एक बात जहन में रखिएगा कि चाहे वो एटम का मास हो, चाहे वो मॉलिक्यूल का मास हो, चाहे वो फार्मूला यूनिट का मास हो या आयन का मास हो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास की बात की है हमने, तो एक एटम का मास है वो। अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात की है तो वो एक मॉलिक्यूल का मास है। अगर हम रिलेटिव फार्मूला मास की बात की है तो वो 1 फार्मूला यूनिट का जो मास है, आयन की बात कर रहे हैं तो वो एक आयन का मास है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास को, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को, रिलेटिव फार्मूला, इन सब को जहन में रखें। और रखने के बाद हम मोल की तरफ आते हैं, उनको वो जहन में होंगे तो आपको मोल की डेफिनेशन की भी समझ आ जाएगी और मोल के कॉन्सेप्ट की भी समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मोल जो है ये हमारे पास है क्या, इसकी डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले देख लेते हैं कि ये है क्या। ये हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस की। यूनिट से क्या मुराद है, जैसे हमारे पास वॉल्यूम, आपने किसी चीज़ का, गैस का या आपने किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना हो तो उसके लिए आपको खास यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वॉल्यूम के लिए आप सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, डेसीमीटर क्यूब का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, या लीटर्स में आप जो है वो वॉल्यूम लेते हैं। इस तरह मैस हो तो उसको हम ग्राम्स में लेते हैं, किलोग्राम्स में लेते हैं। हमारे पास लेंथ हो तो उसको हम मीटर्स में लेते हैं या किलोमीटर्स में लेते हैं। ये यूनिट्स हैं। इसी तरह मोल भी हमारे पास एक यूनिट है और वो सब्सटेंस की अमाउंट मालूम करने का यूनिट है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये मोल की डेफिनेशन क्या है और ये हमें क्या बताती है। कहता है कि इफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, अगर कहता है किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ द आयनिक कंपाउंड, आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है उसका रिलेटिव फार्मूला मास या फिर रिलेटिव आयनिक मास ऑफ द आयनिक स्पीशीज, आपके पास कोई आयनिक स्पीशीज है उसका रिलेटिव आयनिक मास
उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में। किस में? ग्राम्स में। यहां हमने एक्सप्रेस किया हुआ है उसको एटॉमिक मास यूनिट में। हम एटॉमिक मास यूनिट की बजाय हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास हो, हमारे पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो, हमारे पास रिलेटिव फार्मूला मास हो, हमारे पास रिलेटिव आयनिक मास हो, ये वही वाली 3 टर्म्स हैं जो पीछे मैं आपको बता चुका हूं और कहा था कि ज़हन में रखिएगा। तो इसको अगर हम इन सब टर्म्स को एटॉमिक मास यूनिट की बजाय रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स के अंदर, तो उस मास को हम मोल कहेंगे, उतनी अमाउंट के मास को हम मोल कहेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, सोडियम है, इसके एक एटम का मास होता है 23 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको हम एटॉमिक मास यूनिट को हटाकर अगर लगा दें ग्राम्स। इसी तरह वाटर है, मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, वो एटम की एग्जांपल थी। इसका हमारे पास मास होता है 18 एटॉमिक मास यूनिट, अगर उसको भी हम हटाकर ग्राम्स लगा दें। इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, वो हमारे पास 58.5 एटॉमिक मास यूनिट, उसके एक एटम उसके एक फार्मूला यूनिट का मास था, उसको भी हम अगर ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दें। ये आयन की एक एग्जांपल थी, उसका भी एटॉमिक मास यूनिट अगर हम हटा के ग्राम लिख देते हैं, तो ये अब एक एटम का मास नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये एक फार्मूला यूनिट का नहीं है, ये एक जो है आपके पास आयन का मास नहीं है। ये आपके पास सोडियम के 28 ग्राम्स हैं, वाटर के 18 ग्राम्स हैं, सोडियम के इतने ग्राम। और तो इसको आप एक सोडियम के इतने ग्राम हैं तो उसको आप सोडियम का 1 मोल कहेंगे। अगर आपके पास वाटर के 18 ग्राम्स हैं तो उसको आप वाटर का 1 मोल कहेंगे। अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम मैस है तो उसको आप उसका 1 मोल कहेंगे। हाइड्रोक्साइड जो है उसका मैस, अगर आपके हाइड्रोक्साइड आयन है उसका मैस अगर आपके पास 17 ग्राम है तो वो एक आपके पास मोल है। इन सब का मैस सेम नहीं है, सबका मैस डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट मैस के अंदर उसका जो यूनिट हम सब्सटेंस का दे रहे हैं, अमाउंट का दे रहे हैं, वो एक ही दे रहे हैं कि ये 23 ग्राम 1 मोल है, ये 18 ग्राम मॉलिक्यूल का 1 मोल है, ये आपके पास 58.5 ग्राम 1 मोल है, और ये 17 ग्राम आपके पास 1 मोल है। अब सवाल ये जनरेट होता है, उस्ताद मोहतरम हमें बताया जाए कि इसमें आपके पास जो अब आपने उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिया है और आपके पास वो जो रिलेटिव मैस था उसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, तो फ़र्क मैं बताता हूँ। पीछे मैंने जिस बात पे जोर देने की कोशिश की वो ये थी कि याद रखिएगा कि ये एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का, एक फार्मूला यूनिट का और एक आयन का, यानी कि एक पार्टिकल का मैस था जो हमने रिप्रेजेंट किया एटॉमिक मैस यूनिट में। यहां हमने क्या किया, उस एटॉमिक मैस यूनिट को हटाकर सिर्फ ग्राम लगा दिया। तो फर्क क्या पड़ा? तो फर्क ये पड़ा कि एटॉमिक मैस यूनिट जो है आपके पास बहुत ही स्मॉल वैल्यू थी। कितनी स्मॉल वैल्यू थी? यहाँ पे लिखी हुई है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, इतनी स्मॉल वैल्यू थी। और ये मेन फर्क ये है कि वो एक पार्टिकल का मैस था। इफ वी टॉक अबाउट द मोल ऑफ द सब्सटेंस, एक मोल की बात करते हैं किसी सब्सटेंस की, तो वो एक पार्टिकल नहीं होता। वो कितने पार्टिकल्स होते हैं? वो 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इमेजिन कीजिए कि 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स अगर आपके पास सोडियम के 23 ग्राम हों, सोडियम के 23 ग्राम आपके पास हों, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास सोडियम का 1 मोल है। दूसरा इसका मतलब ये है कि उस 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल मौजूद हैं, इतने एटम मौजूद हैं उसके। इसी तरह अगर आपके पास वाटर है, उसका 18 ग्राम आपके पास मौजूद है और वो 18 ग्राम उसका 1 मोल है, तो उसके 1 मोल के अंदर वाटर का वो अब एक मॉलिक्यूल नहीं है। उसके इतने 18 ग्राम के अंदर 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इसी तरह सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम के अंदर भी 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 जो है फार्मूला यूनिट्स मौजूद हैं। और हाइड्रोक्साइड के 17 ग्राम के अंदर, हाइड्रोक्साइड आयन के 17 ग्राम के अंदर वो 1 मोल है उसका, तो उसके अंदर भी उतने ही पार्टिकल मौजूद हैं। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स की तादाद बता रहा है। तो फर्क मेन क्या आ गया कि
कि जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास की, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की फार्मूला या फिर रिलेटिव आयनिक मास की बात करते हैं तो वो एक पार्टिकल का मास है। और यहाँ पे आपके पास जब 1 मोल सब्सटेंस का होता है तो वो एक पार्टिकल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और ये देखें कि इनका मास डिफरेंट है, मास सबका डिफरेंट है। सोडियम का 23 ग्राम है और हाइड्रोक्साइड का 18 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड का 50, सबका डिफरेंट है, लेकिन वो सारे के सारे 1 मोल हम कहते हैं 1 मोल है। और इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सब में सेम हैं। तो पता क्या चला, मोल की मेन डेफिनेशन आपके पास क्या आ गई कि अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस हो that may be atom, that may be molecule, that may be formula unit, that may be ion, तो अगर उसके आपके पास इतने पार्टिकल्स मौजूद हों 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, तो वो आपके पास 1 मोल होता है। अगर इससे डबल हो जाएं तो वो 2 मोल होते हैं। अगर इससे ट्रिपल मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स मौजूद हों तो वो 3 मोल होते हैं। तो ये वाला जो नंबर जिसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? उस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोज नंबर। तो मोल के साथ ही मैंने एवोगैड्रोज का नंबर जो है उसको भी समझा कि वो साथ ही बता दिया जाए, क्योंकि इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक था। तो ये वाली जो एंटिटी हमारे पास 6.02 10⁻23 ये एक नंबर है, और इस नंबर को क्या कहते हैं? एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। एवोगैड्रोज नंबर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो आपको बुक्स में मिलेगी, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वो तादाद है। तो तादाद किन पार्टिकल्स की तादाद है? वो तादाद हो सकती है आपके पास एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, फार्मूला यूनिट्स की। आपके पास ये 4 एंटिटीज जिनको हम पीछे भी डिस्कस कर रहे हैं, अगर इनकी तादाद है, और ये तादाद कौन सी तादाद है? जो उसके वो सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर प्रेजेंट हो। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, उसको हम एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। तो 1 मोल आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर जितने उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, उस तादाद को हम, उस नंबर को एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। और वो तादाद कितनी है? 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, और इसको हम रिप्रेजेंट किस साइन से करते हैं? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं सिंपल सी एवोगैड्रोज नंबर और मोल का रिलेशन सिंपल सी एग्जांपल से समझा देता हूँ कि जैसे हमारे घरों में एक आम सा यूनिट इस्तेमाल होता है, वो है डजन, दर्जन का। हमारे पास 12 की तादाद, कोई भी किसी भी चीज़ की 12 की तादाद हो तो उसको हम 1 दर्जन कह देते हैं। या क्रिकेटर को ले लें, क्रिकेटर अगर 50 स्कोर बना लेता है तो उसको हम कहते हैं कि उस क्रिकेटर ने 50 बना ली है। और या अगर क्रिकेटर वो 100 स्कोर बना लेता है तो हम कहते हैं कि उस क्रिकेटर ने सेंचुरी कर ली है। इसी तरह, इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आप जो है वो मोल और एवोगैड्रोज नंबर का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक तादाद है। एवोगैड्रोज नंबर हमारे पास एक तादाद है। तो कोई भी आपके पास सब्सटेंस होगा, अगर उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स की तादाद इतनी होगी, कितनी होगी? 6.02 10⁻23, इतने पार्टिकल्स अगर उस सब्सटेंस के होंगे तो वो क्या होगा? वो 1 मोल होगा आपके पास। ठीक है। अगर इससे डबल होंगे तो वो क्या होगा? वो 2 मोल होगा। 3 गुना होंगे तो वो 3 मोल होगा। बात समझ में आ गई है? अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल सी इक्वेशन ये भी आपको बुक्स में मिलेगी कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आप नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वो एटम के भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स के भी, आयन के भी हो सकते हैं। सब के लिए एक सिंपल सा मैंने फार्मूला यहाँ पे रख दिया। वो क्या है कि आपको उस सब्सटेंस का मैस दिया होगा। कैसे सवाल किया जाएगा आपको कि उसका मैस दे दिया आपको, मैस देने के बाद आपसे क्वेश्चन ही किया जाएगा कि बताएं इसके अंदर अब इसके कितने मोल हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी एक देने की कोशिश की, उसकी तरफ जाते हैं। फार्मूला पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं तो आपको वो जो सब्सटेंस है जो जिसका भी जिक्र हो रहा है उसका मैस दिया होगा। तो गिवन मैस ऑफ द सब्सटेंस आप ऊपर रखेंगे और आप उसको डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मैस के ऊपर। कोई भी सब्सटेंस है उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो उसके नंबर ऑफ मोल्स है।
तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो ज़रूरी शर्त आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको मोलर मैस आना चाहिए उस सब्सटेंस का, उस एटम का, मालिक्यूल का, उस फार्मूला यूनिट का। अगर मोलर मैस आपको आता है तो आप नंबर ऑफ मोल जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे? जो भी मैस उस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा उसको आप ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे उसी सब्सटेंस के मोलर मैस के ऊपर, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। या जैसे यहाँ पे मैंने छोटी सी एग्जांपल रखी है कि आपके पास 9 ग्राम ऑफ वाटर है, वाटर के 9 ग्राम्स हैं, वाटर का जो एक मोल का मैस है वो 18 ग्राम है, यहाँ हम जिक्र कर चुके हैं। यहाँ वो कह रहा है अगर तो वो 18 ग्राम ही कहता कि आपके पास 18 ग्राम है वाटर के, बताएं कितने मोल हैं, वो तो हमें पता था कि ये 1 मोल है। अब वो 18 की बजाय कह रहा है कि 9 ग्राम है, वो 10 भी कह सकता है, 11 भी कह सकता है, 5 भी कह सकता है, कोई भी नंबर कह सकता है। 9 ग्राम ऑफ वाटर है, उसमें बताओ नंबर ऑफ मोल वाटर के कितने हैं। तो क्या करना है, ये 9 ग्राम गिवन मैस है, गिवन मैस, इसको आप ऊपर रखें और डिवाइड कर दें उसके मोलर मैस के ऊपर जो कि 18 ग्राम है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे इसको डिवाइड करने से आपके पास 0.5 मोल्स आ गए। अच्छा, अब इससे रिलेटेड बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं जो कि हम अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अब हम इस मोल से रिलेटेड जो मज़ीद और कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट को आने चाहिए वो देख लेते हैं। वो क्या है कि अगर आपके पास एक मालिक्यूल है किसी भी सब्सटेंस का, मैंने यहाँ पे फिर से वाटर की एग्जांपल ले ली है, तो वो अगर आपके पास एक मालिक्यूल है तो उसका मैस हम लेंगे 18 एटॉमिक मास यूनिट लेंगे। जहन में आपने ये रखना है कि वाटर है H2O, उसका एक मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन के एटम्स के मिलने से बना है और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलने से बना है, कि यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मालिक्यूल बनता है, किसका, वाटर का। ठीक है, उसका मैस कितना होता है, उस एक मालिक्यूल का 18 एटॉमिक मैस यूनिट होता है। ये बात हो गई एक मालिक्यूल की। लेकिन अगर आपके पास उसी सब्सटेंस का 1 मोल हो तो फिर ये दोनों बातें डिफरेंट हो जाएंगी। आपके पास फिर वो 1 मोल है, एक मालिक्यूल नहीं, तो उसका 1 मोल, वाटर का 1 मोल 18 ग्राम के बराबर है, वाटर का 1 मोल 18 ग्राम के बराबर है। तो याद ये रखना है कि एक वाटर का आपके पास मालिक्यूल वो अगर 1 मोल है तो वो 2 हाइड्रोजन के मोल्स और 1 ऑक्सीजन के मोल के मिलने से बना होगा। मतलब कि 1 मोल आपके पास वाटर है और वो किससे बना है, वो 2 मोल हाइड्रोजन के इस्तेमाल करेगा, 1 मोल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा। हाइड्रोजन के 2 मोल्स का मैस 2 ग्राम होता है और ऑक्सीजन के 1 मोल का मैस 16 ग्राम होता है, यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम अगर आपके पास ऑक्सीजन हो, वो दोनों आपस में मिलते हैं तो वो आपके पास 1 मोल वाटर का होता है। बताना ये चाहता हूं कि वाटर का 1 मोल अगर होता है, आपके पास 1 मोल है तो उसके अंदर 2 मोल हाइड्रोजन के हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का है। ये तो मैंने मोल्स की बात बता दी। अब बात कर लेते हैं एवोगैड्रोस नंबर की, कि अगर वही एग्जांपल फिर से लेते हैं, वाटर है आपके पास 1 मोल है तो उसके अंदर पार्टिकल फिर कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल होंगे 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स। उसके वाटर के मालिक्यूल्स हैं ये, वाटर के इतने, वाटर का 1 मोल अगर है तो उसमें वाटर के इतने मालिक्यूल्स हैं। उसके अंदर अगर हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद मालूम करनी हो कि वो कितनी होगी, तो याद ये ज़हन में ये रखना है कि वाटर का 1 मालिक्यूल बनता है 2 हाइड्रोजन के एटम्स के मिलने से। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपके पास 1 मोल है तो वो हाइड्रोजन के 2 मोल्स के मिलने से बनेगा। ठीक है, 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स की इतनी तादाद होगी तो 2 मोल के अंदर कितनी होगी, उसको हम एवोगैड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो ऑक्सीजन के भी 1 मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसी बात को मैं एक और एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मालिक्यूल बनता है 2 हाइड्रोजन के एटम्स के मिलने से, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के एटम्स के केमिकली आपस में मिलने से आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मालिक्यूल बनता है। और अगर हम उसके मोल की बात करें, 1 मोल आपका जो है वो कितने हाइड्रोजन के मोल्स और कितने सल्फर और कितने ऑक्सीजन के मोल से मिलकर बनता है, तो 2 हाइड्रोजन के मोल इस्तेमाल होंगे,
1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए 1 सल्फर का मोल इस्तेमाल होगा और 4 ऑक्सीजन के मोल जो हैं वो आपस में मिलेंगे तो 1 मोल आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ये तो मोल्स की बात होगी कि 1 मोल है उसमें 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल सल्फर है और 4 मोल ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। इसके सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल के अंदर उतने ही एवोगाड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और हाइड्रोजन के पार्टिकल्स की बात करें तो वो 2 मोल हाइड्रोजन के हैं तो एवोगाड्रोस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सल्फर की बात करें तो सल्फर का 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है तो उतने ही उसके एवोगाड्रोस नंबर जितने पार्टिकल रहेंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 4 मोल हैं तो एवोगाड्रोस नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद आ जाएगी। और इसी तरह हमारे पास 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसके अंदर सल्फर के एटम्स की तादाद आ जाएगी। बताना मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके पास 1 मोल हो सब्सटेंस का 1 मोल तो आपसे पूछ लिया जाए कि उसके अंदर उसके पार्टिकल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल है तो उसमें हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, उसमें सल्फर के कितने मोल हैं, उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, या आपसे उनके एटमों की तादाद पूछ लेता है कि आपके पास एक सल्फ्यूरिक एसिड का मोल है उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, उसमें सल्फर के कितने एटम हैं, उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। 1 मोल है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का, वो एक मालिक्यूल की अगर हम बात करें, एक मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन कंटेन करता है तो 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन के 2 मोल होंगे। 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद आपको पता चल चुकी है तो अगर 2 मोल हैं तो उस पार्टिकल्स की तादाद को 2 से ज़रब दे दें। अगर 4 हैं जैसे ऑक्सीजन है तो एवोगाड्रोस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उनके एटम्स की तादाद आ जाती। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपके साथ मोल के कॉन्सेप्ट को शेयर करने की अदना सी कोशिश की है। इससे मोल से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस भी आती हैं। उन कैलकुलेशंस को हम अगली किसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे, बल्कि इससे अगली वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो अगली वीडियो तक मोहम्मद राशिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।